Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are information system audit lecture sessions. I am a chartered accountant and the intent of these particular lecture session is to make the course material easy, understandable, use it. क्योंकि हमारे chartered accountant friends होते हैं उन्हें कई बार क्या होता है कि they are not an expert in these particular area. So by seeing this particular course material or they can understand a particular topic with the help of these lecture sessions. तो आज हम पढ़ेंगे वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़. तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है हम जानते हैं. वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो वाइड एरिया में होता है, यानी कि जिसको जो जोग्राफिकली सेपरेट एरिया में होता है, रिलेटिवली ब्रॉड जोग्राफिकल एरिया में होता है, उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, ये एक यूनिवर्सिटी की, जब क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क की लैन नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई है. तो वो क्या है कि एक आजकल की डेट में, पहले तो वो एक बिल्डिंग में हुआ करता था, आज की डेट में अगर यूनिवर्सिटीज़ जैसे है, कई बिल्डिंग्स हैं, कई तक भी हो सकता है और उससे भी थोड़ा बड़ा हो सकता है. तो बेसिकली अगर IIT का कैंपस है सपोज़, वो कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है, वहाँ भी लोकल एरिया नेटवर्क्स हो सकता है. कोई अगर जामनगर ऑयल रिफाइनरी है तो वो 10 किलोमीटर में फैली हुई है, तो वहाँ पर भी ये हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है. तो लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा रिलेटिवली स्मॉल जोग्राफिकल एरिया होता है. तो एक जनरली वो एक सिटी के छोटे पार्ट में होता है. आज की डेट में कई सिटीज़ बन गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब टाटा स्टील है, टाटा स्टील अगर कोई एक स्टील इंडस्ट्री लगे और एक सिटी बना दे और वहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क लगा ले, तो वो भी आज की डेट में काफ़ी हद तक पॉसिबल है. लेकिन अगर इंटरसिटी होगा या पूरी सिटी में होगा, दो जोग्राफिकल एरिया को सेग्रीगेट करेगा, तो वहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है. तो वाइड एरिया नेटवर्क दो लैन को कनेक्ट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है. और हम कम्युनिकेट करने के लिए जो ट्रांसमिशन फैसिलिटी यूज़ करते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन कैरियर करते हैं, जैसे टेलीफोन कंपनीज़ एंड वोडाफोन हो गया, आपका एयरटेल हो गया, इस टाइप की कंपनीज़, टाटा हो गई या VSNL हो गई. तो इस टाइप की कंपनीज़ का यूज़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं, उनके टेलीफोन नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं. तो वैन टेक्नोलॉजी से वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़, ये वो टेक्नोलॉजी हैं जो वाइड एरिया नेटवर्क में होती हैं, और लोकल एरिया नेटवर्क्स टेक्नोलॉजी से वो ऑब्वियसली अलग होंगी कि लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित होती हैं, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ नहीं होगी. वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होगा कि वो टेक्नोलॉजीज़, उसमें इंटरनेट भी आ सकता है बीच में, और बहुत सारे पब्लिक नेटवर्क्स आ जाते हैं, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में जनरली प्राइवेट नेटवर्क्स होंगे, वाइड एरिया नेटवर्क्स में पब्लिक नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा होंगे. तो वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी आती हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होगा कि अगर आप रिलायबल सिक्योरिटी इश्यूज़ देखेंगे तो वहाँ पर कम होंगे वाइड एरिया नेटवर्क्स के मुकाबले. वाइड एरिया नेटवर्क्स में सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे. उसमें क्या है कि आपको कई बार क्या होता है कि आपके कंट्रोल से बाहर होगा वाइड एरिया नेटवर्क जनरली, तो उसमें आप स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स मिटिगेट हो जाएं. तो अगर हम OSI लेयर में देखें, हमने पहले पढ़ा था कि OSI मॉडल पढ़ा था, तो OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल के अनुसार जो लोएस्ट 3 लेयर्स हैं, तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, यहाँ पर वैन टेक्नोलॉजी फंक्शन करती है. तो हमने पढ़ा था फिजिकल लेयर जो होता है उसमें डेटा होता है नॉर्मल, और रॉ डेटा होता है, डेटा रॉ फॉर्म में होता है, बाइनरी में होता है, 0-1 में होता है. उसके बाद ऐसा डेटा लिंक लेयर है, इसमें फ्रेम्स होते हैं और यहाँ पर मैक एड्रेस होता है. इसी तरह से नेटवर्क लेयर में IP एड्रेसेस का यूज़ होता है. तो चूँकि IP एड्रेसेस का यूज़ होता है, इसलिए जो है नेटवर्क लेयर भी हम यूज़ करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क में. नेटवर्क OSI मॉडल का नेटवर्क एरिया भी यूज़ होता है. तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है. अब अगर कम्युनिकेशन करना है दो सिटीज़ के बीच में, तो इंटरनेट भी हो सकता है, पब्लिक नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर रिलायबिलिटी काफ़ी घट जाती है. हो सकता है कि आपको लाइन्स अवेलेबल नहीं हो, लेकिन अगर आप बैंक हैं, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है, या फिर आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है जहाँ, या आप
कोई और ऐसे ही कंपनी है जो जिसका कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, या आप बीपीओ हैं, बीपीओ में अगर मान लीजिए सपोज आपके पास एक 2 लाइन्स हैं, आप रिडंडेंट लाइन रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप लीज लाइन ले लेंगे, डेडिकेटेड लाइन ले लेंगे, एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि मुझे लीज लाइन या डेडिकेटेड लाइन दो, तो वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लॉन्ग डिस्टेंस में एक परमानेंट डायरेक्ट लाइन्स या परमानेंट डायरेक्ट कनेक्शंस देती हैं, जो 2 ज्योग्राफिकल सेपरेट एरिया में जब कम्युनिकेशन होता है, 2 ज्योग्राफिकल सेपरेट एरिया को जोड़ने के लिए, 2 लैन को जोड़ने के लिए जब कंपनीज कनेक्शन देती हैं, लीज लाइन देती हैं, डेडिकेटेड लाइन देती हैं, एक्सक्लूसिव लाइन देती हैं, तो उनको पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स कहते हैं। तो लीज, ये जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में लीज लाइन होती हैं, ये डेडिकेटेड सर्किट्स होते हैं और रिजर्व्ड सर्किट्स होते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इन सर्किट्स को रिजर्व करती है और इनका एक्सक्लूसिव यूज़ होता है कस्टमर को, यानी कि इस लाइन में अगर वो यूज़ करें ना करें, कोई दूसरा आदमी यूज़ नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली इसके लिए हाई कॉस्ट होती है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ नहीं होता है। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये होता है कि अगर इंटरनेट में बहुत टाइम पर जो है लाइंस खाली होती हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उस लाइंस को कोई दूसरा आदमी यूज़ कर ले, मतलब जब लाइन यूज़ नहीं हो रही है तो दूसरा कनेक्शन यूज़ कर ले। जिस टाइम पर मान लीजिए सपोज मेरा कनेक्शन है और 1000 लोग कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं और कुछ सेकंड्स के लिए मैं बैठा हूँ अपने कंप्यूटर में और अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, अभी याहू से कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरा आदमी उस लाइन को यूज़ कर ली। इसको स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिंक में स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होती है। वो उतना बैंडविड्थ आपको डेडिकेटेड है और वो बैंडविड्थ डेडिकेटेड है तो और उसका एक फ्लैट चार्ज लिया जा रहा है। आप यूज़ करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं। तो ये परमानेंटली अवेलेबल, आपको हमेशा एक्टिव है, सिक्योर है, कंसिस्टेंट क्वालिटी की का इसमें वादा होगा आपसे, यानी कि कांस्टेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस, जैसे QoS है वो वादा होगा, यानी कि वो आपको एक प्रॉमिस करेंगे। क्या प्रॉमिस करेंगे कि ये लाइंस में अप टाइम हमेशा रहेगा, डाउन टाइम नहीं होगा, हमेशा एक्टिव रहेंगी, सिक्योर रहेंगी, कंसिस्टेंट क्वालिटी रहेगी, मतलब क्वालिटी डाउन नहीं होगी। और उसके लिए एक फ्लैट मंथली फीस चार्ज करेंगे। उनका ये नहीं है कि आपने घंटे भर यूज़ की, 2 घंटे भर यूज़ की, नहीं, ये आपने कम यूज़ की, ज़्यादा यूज़ की, हमें कोई मतलब नहीं। अगर एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ है तो उतना डेटा आपके पास कांस्टेंट आ सकता है। अगर आप 24/7 में यूज़ करेंगे तो मंथ के एंड में आपको बिल आ जाएगा उतना ही, और 0 यूज़ करेंगे तो मंथ के एंड में उतना ही बिल आएगा। पॉइंटर टू पॉइंट लिंक्स में ये होता है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं डायल अप लाइन से, और बिज़नेस बहुत कम यूज़ करता है इसको। केवल इसको जैसे बैंक्स होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो यूज़ करती हैं, और इनके बैंडविड्थ को यूज़ करने के बावजूद भी इनका जो बैंडविड्थ है फुल कैपेबिलिटी में बहुत कम यूज़ होता है। फुल कैपेबिलिटी में हो सकता है कोई शॉर्ट बर्स्ट आए, मालूम पड़ा एक बीपीओ है, उसकी एक पर्टिकुलर लाइन चल रही है और दूसरी रिडंडेंट लाइन यूज़ कर रखी है, उसने एक वायरलेस लाइन लिंक ले रखा है, तो उसकी पहली लाइन ख़राब हुई तो उस टाइम पर वो दूसरी लाइन्स यूज़ करने लगा, और उस टाइम पर जो फुल बैंडविड्थ कैपेबिलिटीज़ यूज़ होने लगेंगी, उसकी शॉर्ट बर्स्ट में यूज़ होने लगेगी। तो लीज लाइन जो है पहली चीज़ वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाती हैं। दूसरी बात, तो जो हमारा लैन होगा, यानी कि अगर मान लिया सपोज हम एक बीपीओ कंपनी है, तो हमारा कंपनी के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा। उस लोकल एरिया नेटवर्क को हो सकता है हमारी यूएस में बैठी जो दूसरी कंपनी है वो उसका लोकल एरिया नेटवर्क को जो कनेक्शन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है डेडिकेटेड स्विच अलॉट कर देगी, और इसी वजह से ये कॉस्टली होता है। तो लीज लाइन अलग अलग बैंडविड्थ में अवेलेबल होती हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार 64 kbps हो सकता है, और उसके मल्टीपल्स में जनरली अवेलेबल होती हैं। 128 kbps हो सकता है, 2 MB मेगाबाइट्स पर सेकंड की लाइंस हो सकती हैं। तो इसी तरीके से ये अलग अलग बैंडविड्थ में होती हैं, और जैसे जैसे बैंडविड्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतनी बैंडविड्थ आपके लिए ही रखी जाएगी, उसके लिए कोई यूज़ नहीं करेगा, वो लाइन कभी शेयर नहीं होगी, वहाँ पर स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होगी, और ये क्या है, रिलायबल सर्विसेज होंगी, और कोई कनेक्शन डिलेज नहीं होंगे,
इसमें। और दूसरा बात यह है कि अगर मान लिया सपोज ज़्यादा डिस्टेंस है, सपोज बॉम्बे टू आपने दिल्ली की लाइन ली है तो उसमें कम कॉस्ट होगा, बॉम्बे टू लंदन लिए तो उसका ज़्यादा कॉस्ट होगा। तो ये दो चीज़ों में डिपेंडेंट होती है। एक चीज़ तो ये है आपकी कि कितनी आप बैंडविड्थ चार्ज कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कितना डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर मान लिया सपोज बैंडविड्थ ज़्यादा है तो भी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ कम हो गई तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ एंड डिस्टेंस है ये। और एक चीज़ और है कि आज की डेट में कुछ वेरिएशन भी आ गया पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स का। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि फ्लैट मंथली चार्जेस होते थे, अब कभी क्या होता है कि एक मिनिमम मंथली चार्जेस होते हैं और एक्स्ट्रा मंथली चार्जेस ले लिए जाते हैं, वो प्रोपोर्शनल होता है ट्रैफिक के। तो फ्लैट चार्जेस जो है कम करके जो ये फैसिलिटीज़ भी कुछ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई। तो वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी में एक है पॉइंट टू पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक हमने कहा कि डेडिकेटेड लाइन से। उसके बाद जो चीज़ है मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, तीन चीज़ें, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी बहुत दूर तक कम्युनिकेट करती है। तो इससे पहले हम मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में जाएँ तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि इंटरनेट जो बनाया है वो पहले आरपानेट कहा जाता था। आरपानेट का मतलब ये है कि डारपा के पास था। डारपा क्या है? यूएस की टॉप मोस्ट डिफेंस की एडवांस रिसर्च एजेंसी है। तो वहाँ पर दुनिया में जो है अमेरिका की मिलिट्री में जो आज से 20 साल बाद होने जा रहा है वो रिसर्च होता है। अमेरिका अपनी मिलिट्री को जगह जगह भेजता है, वहाँ से हार के आता है और कई बार जीत के आता है। जनरली वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो डारपा को दे दी जाती हैं, डारपा उसमें रिसर्च करता है और वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो आज से 20 साल के बाद के कटिंग एज मिलिट्री सिनेरियोज़ में काम कर रहे होंगे। वहाँ पर ऐसे प्लेन्स बना रहे होंगे जो दुनिया ने कभी नहीं सोचे भी नहीं, ऐसे मिलिट्री के एप्लीकेशंस बना रहे होंगे जो सोचा नहीं है। तो डारपा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जिसका नाम आरपानेट था। और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, उस टाइम पर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। और उस टाइम पर कोल्ड वॉर था और रशिया और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर था। तो उन्होंने एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने की सोची जिसे जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क न्यूक्लियर वॉर के बाद भी सर्वाइव करेगा। तो उन्होंने आरपानेट क्रिएट किया। आरपानेट धीरे धीरे इंटरनेट में कम्युनिकेट हो गया, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इंटरनेट में। तो उसने जो वहाँ पर प्रोटोकॉल्स रखे वो प्रोटोकॉल्स आज भी काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि किस तरीके से कम्युनिकेशन न्यूक्लियर वॉर के टाइम पर कम्युनिकेशन होगा। तो न्यूक्लियर वॉर के टाइम पर कम्युनिकेशन होगा तो ये भी हो सकता है कि रशिया की कुछ एजेंसीज कंट्री के किसी पोर्शन में कब्जा कर ले रही हैं और कुछ किसी दूसरे एरिया में न्यूक्लियर वॉरहेड गिर चुका है, वहाँ पर कम्युनिकेशन लिंक्स बहुत ख़राब है। तो उन्होंने जिस एरिया में वहाँ से कम्युनिकेशन हैक भी हो सकता है, तो उन्होंने इस तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए जो सिस्टम उस टाइम पर भी काम कर सकता है। तो वही आज इंटरनेट बना और वही इंटरनेट में वही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो वैन टेक्नोलॉजीज वही टेक्नोलॉजी है। उसमें सबसे पहले है मैसेज स्विचिंग। तो मैसेज स्विचिंग जो है पैकेट स्विचिंग से पहले आया। तो पैकेट स्विचिंग बेसिकली आरपानेट टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैसेज स्विचिंग थोड़ा सा पुराना है। यानी पैकेट स्विचिंग से पहले का जो टेक्नोलॉजी है वो मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या है, अगर कोई मैसेज है तो आप एक साथ भेजते हैं। जैसे ईमेल है तो वो डेस्टिनेशन में इंटायरिटी के साथ भेजा जाता है। तो मतलब मैसेज स्विचिंग में कंप्लीट मैसेज भेजा जाएगा कंसंट्रेशन पॉइंट्स में और वहाँ पर वो स्टोर किया जाएगा और उसके बाद राउटर्स जो है उसे डेस्टिनेशन पॉइंट में भेजेंगे जब कम्युनिकेशन पाथ अवेलेबल है। तो ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वो मैसेज लेंथ पर होती है। यानी कि अगर आपने ईमेल भेजना है और अगर मान लिया सपोज अमेरिका से यहाँ आना है तो पहले एक राउटर में जाएगा, वहाँ पर स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद पूरा का पूरा मैसेज जब डेटा आपका उस लाइन में कम हो जाएगा तो वो मैसेज उस लाइन से आगे बढ़ेगा। तो यानी मैसेज स्विचिंग में अगर किसी लाइन में मैसेज जा रहा है और वहाँ पर हैकर खड़ा है तो पूरा का पूरा मैसेज
पढ़ सकता है। अगर उसको इंक्रिप्शन है तो पूरा का पूरा मैसेज पढ़ने के उसको तरीके हैं। मतलब अगर इंक्रिप्ट करके जाएंगे तो ऑब्वियसली उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसके पास इंक्रिप्शन टेक्निक है तो वो पढ़ सकता है। लेकिन पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं है। तो मैसेज स्विचिंग जो है जनरली ईमेल के लिए यूज़ होता है। मैसेज स्विचिंग जो है कंप्लीट मैसेज भेजता है, यानी कि पूरा का पूरा मैसेज एक साथ भेजता है। वो मैसेज को बाइफरकेट नहीं करता है, तोड़ता नहीं है, जैसे पैकेट स्विचिंग में होता है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट में मैसेज डिवाइड हो जाता है, यानी कि फ्रेम्स बन जाते हैं, डेटा के फ्रेम्स बन जाते हैं, और डेटा के फ्रेम्स इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैसेज स्विचिंग में ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा मैसेज एक साथ रहेगा और वो पूरा का पूरा मैसेज आगे कम्युनिकेट करेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि मैसेज स्विचिंग में तो मैसेज जाएगा, कहीं से भी जाए, क्या है लाइन, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सर्किट स्विचिंग टेलीफोन सिस्टम आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो टेलीफोन सिस्टम में क्या है कि अगर मान लिया सपोज आपने टेलीफोन किया तो एक सर्किट बन जाएगा, और एक बार एक सर्किट बन गया तो उसके बाद टेलीफोन आपका डेटा कम्युनिकेशन उसी लाइन से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली टू बॉम्बे बात करना है, और दिल्ली टू बॉम्बे बात करने के लिए कई रूट्स हो सकते हैं। मालूम पड़ा दिल्ली टू अहमदाबाद टू बॉम्बे नॉर्मल रूट है, लेकिन अहमदाबाद में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप दिल्ली टू कलकत्ता टू बॉम्बे क्रिएट जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार लाइन बन गई, दिल्ली टू कलकत्ता टू सपोज बॉम्बे बन गई, तो फिर कम्युनिकेशन उसी लाइन से होगा, दूसरी लाइन से नहीं होगा। तो सर्किट स्विचिंग में क्या है, ये सर्किट स्विचिंग में एक बार आपका एक टेम्परेरी सर्किट बन गया तो लीज लाइन उसी से एसोसिएट हो जाएगी और डेडिकेटेड स्विचेस हो जाएंगे, दे दी जाएंगे इसमें। तो सर्किट स्विचिंग और पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में क्या डिफरेंस है? पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में क्या होता है कि एक लीज लाइन अगर बन गई तो उसका कम्युनिकेशन पाथ हमेशा परमानेंट होता है, यानी कि अगर यहाँ से बॉम्बे जा रहा है तो अहमदाबाद के थ्रू जा रहा है तो लीज लाइन वहीं के थ्रू रहेगी हमेशा, वो चेंज नहीं होगी, जो पाथ चेंज नहीं होगा। लेकिन सर्किट स्विचिंग में क्या है कि कंज्यूमर और प्रोवाइडर के बीच में पाथ चेंज हो सकता है, यानी कि लेकिन वो वन टाइम होगा। जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया तो वही पाथ रहेगा। तो यानी कि अगर एक सर्किट स्विचिंग सर्विसेज एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि कोई भी ऐसी सर्विसेज को डिस्क्राइब करता है जो स्विच कनेक्शन प्रोवाइड करती है किसके बीच में, कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में। तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक में ऐसा नहीं है, वहाँ स्विच्ड मतलब वहाँ डेडिकेटेड स्विच्ड होते हैं। यहाँ पर डेडिकेटेड एक मीन्स वहाँ जो है अगर डेडिकेटेड स्विचेज हैं कि इन्हीं से ही वो होगा। यहाँ स्विच्ड कनेक्शन होगा और ये स्विच्ड कनेक्शन टेम्परेरी सर्किट ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में डेडिकेटेड स्विचेस होते हैं, सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड स्विचेस नहीं होते हैं, टेम्परेरी सर्किट्स होते हैं। और वो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि कंज्यूमर और प्रोवाइडर के बीच में एक टेम्परेरी सर्किट बन जाता है। तो अगर टेम्परेरी सर्किट बन गया तो वो फ़ोन उस टाइम पर, उस कम्युनिकेशन के टाइम पर वो वही रहेगा। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है तो डेडिकेटेड स्विचेस हो जाएंगे। तो मान लीजिए सपोज एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसे अगर सर्किट स्विचिंग कर रहा है तो वो हर टाइम पर जब कम्युनिकेट करेगा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और जैसे ही दो वाइड एरिया अगर एक वैन क्रिएट हो जाएगा, दो लैन लोकल एरिया नेटवर्क्स आपस में लिंक होंगे और एक वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्शन जो है इस वाइड एरिया नेटवर्क का डिस्कनेक्ट होगा तो स्विचेस दूसरे पर्पस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो यानी कि सर्किट स्विचिंग में क्या है कि जो कनेक्शन होता है उतने ही पीरियड के लिए होता है जितने पीरियड के अनुसार कम्युनिकेशन होता है। और इससे एक रीज़न ये होता है कि कॉस्ट कम होती है, क्योंकि वो सर्किट फ्री हो गया, कोई दूसरा यूज़ हो सकता है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी वेरी करती है, जबकि लीज लाइन में क्या है डेडिकेटेड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होगी, सेम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होगी। वहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी, QoS जिसे कहते हैं वही वो होगी। यहाँ पर क्या है वेरी होगी, क्योंकि कई बार कनेक्शन सही है नहीं है, अपग्रेड हो रहा है, लो ग्रेड हो रहा है, तो ये क्वालिटी वेरी करती है। अब चलते हैं पैकेट स्विचिंग में। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? पैकेट स्विचिंग प्योरली इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया सपोज, तो डेटा पैकेट्स हमें भेजने हैं,
तो डेटा पैकेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए सपोज आपकी एक मूवी है, उसको 200 बाइट्स की मूवीज़ के बीच में काट दिया जाता है। यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये ARPANET यूज़ करती थी, तो इसका बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर मान लीजिए सपोज कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दी जाती है और उसका फ्रेम्स बना दिया जाता है। और हर फ्रेम्स में क्या होता है, IP एड्रेस होता है और हर उस IP एड्रेस के साथ सीक्वेंस नंबर होता है। यानी कि एक पैकेट में 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा। समझ लीजिए कि वैसे तो होता है अलग से, लेकिन ईजिली समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये समझ लीजिए कि हर पैकेट अगर 1 करोड़ पैकेट्स हो गए इस तरह से छोटे छोटे, तो या 100 करोड़ पैकेट्स हो गए, तो हर पैकेट के आगे नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन पैकेट को भेजा जाता है। ये पैकेट अलग अलग राउटर्स के थ्रू जा सकते हैं। हो सकता है 10,000 पैकेट एक जगह से जा रहे हों, 10,000 एक जगह से जा रहे हों, 10,000 दूसरी जगह से जा रहे हों। हो सकता है ये पैकेट्स की स्ट्रीम चले, एक लाइन से चले और वहाँ पर वो लाइन ख़राब हो जाए, तो ये पैकेट्स दूसरे स्ट्रीम से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरे स्विच से आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर सपोज़ दिल्ली टू बॉम्बे अगर ये पैकेट जाना है और अहमदाबाद की तरफ पैकेट जा रहा है और वहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड गिर गया, अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया, जीरो हो गया, या अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा डेटा ले जाता है, तो 10,000 पैकेट जा रहे थे, 10,000 में हो सकता है 700 पैकेट वहाँ जाने लगेंगे, बाकी सारे पैकेट्स कलकत्ता से ट्रांसफ़र होने लगेंगे और कलकत्ता में अगर प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से हट के दूसरी जगह जाने पड़ेंगे। उसके बाद ये डेस्टिनेशन में ये सारे पैकेट्स होते हैं, वहाँ पर डेस्टिनेशन में ये सारे पैकेट्स असेंबल हो जाते हैं। असेंबल होने के बाद डेटा आपका बन जाता है। जो पैकेट अगर मान लीजिए सपोज पहुंचता है तो रिसिपिएंट इन्फॉर्म कर देता है जो भेजने वाले इनिशिएटर को कि भाई मुझे आपका पैकेट मिल गया है। तो हर पैकेट में ये होता है। और इंटरनेट में एक चीज़ है कि अगर पहले 1 सेकंड में पहले जो पैकेट जाएगा माइक्रो नैनो सेकंड्स में पहले 1 पैकेट जाएगा, फिर 2 पैकेट जाएगा, फिर 4 8 16 32 64 256 इस तरह से डबलिंग होती जाएगी। तो अगर 30वां पैकेट देखें तो 1 बिलियन यानी 100 करोड़ पैकेट एक साथ जा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही कनेक्शन की रिलायबिलिटी ख़त्म होगी तो वो फिर से 1 से स्टार्ट करेगा। ये सारी चीज़ें इसलिए की गई क्योंकि ये सोच कर की गई कि वर्ल्ड वॉर सोच कर की गई और उस टाइम पर भी ये कम्युनिकेट करे। तो पैकेट स्विचिंग जो है उसमें क्या है कि पैकेट्स का यूज़ होता है। तो हमारा सबसे पहले था आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में, उसमें डेडिकेटेड स्विचेस होते हैं, उन्हीं डेडिकेटेड स्विचेस हैं। मैसेज स्विचिंग में मैसेज पूरा का पूरा मैसेज जाएगा। उसके बाद आपका सर्किट स्विचिंग है, उसमें सर्किट से एक बार बन गया तो वो सर्किट उस समय तक के लिए रहेगा, लेकिन सर्किट स्विच हो सकता है, जैसे टेलीफोन लाइन से वो स्विच हो सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पर बात होगी उस टाइम पर उसी रूट के थ्रू बात होगी। और दूसरी बार कम्युनिकेशन हो सकता है दूसरे रूट से कम्युनिकेशन हो, लीज लाइन में एक ही लाइन में कम्युनिकेशन होगा। पैकेट स्विचिंग में क्या होगा कि पैकेट्स जाएंगे छोटे भागों में, इन पैकेट्स को काट दिया जाएगा। तो जो प्रोसेस है जिससे कि कोई भी नेटवर्क या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस पैकेट को एक्सेप्ट करता है, स्विच करता है उसे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस से और डेस्टिनेशन में ले जाता है, उस प्रोसेस को पैकेट स्विचिंग कहते हैं। तो पैकेट स्विचिंग में क्या है, डेटा जो है वो भेजा जाता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से शॉर्ट बर्स्ट या पैकेट में, जिसमें कि सीक्वेंस नंबर होते हैं और फिर वो डेस्टिनेशन में असेंबल किए जाते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क्स में एक डिवाइस जैसे स्विचेस कहते हैं वो पैकेट को रूट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, नेटवर्क के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पैकेट स्विच नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। तो डेटा अगर सेम कम्युनिकेशन सेशन है तो आपका जो सर्किट स्विचिंग है उसमें एक ही लाइन होगी, लेकिन एक ही जगह से लाइन से जाएगा। लेकिन डेटा जो है अगर मान लिया सपोज पैकेट स्विचिंग है तो डेटा जो है सेम कम्युनिकेशन सेशन में डिफरेंट जगह से रूट किया जा सकता है और सेवरल डिफरेंट पाथ ले जा सकता है। और ये क्या देखता है, ट्रैफिक कंजेशन देखता है और स्विच की अवेलेबिलिटी देखता है। तो क्या है कि अगर आपका इंटरनेट में क्या होता है कि बहुत बार ट्रांसमिशन जो है वो वेरी करता है, नीड वेरी करती है, बैंडविड्थ जो वो करता है। उसमें मालूम पड़ा किसी हैकर ने मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर खूब ज़्यादा डेटा
भेज रखा है, सपोज़ थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं, या वहाँ पर क्या है, कहीं पर किसी कंट्री में टेलीफोन कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया है तो लोग ज़्यादा देखने लग गए हैं उस इवेंट को, मालूम पड़ा मैच चल रहा है तो उन्होंने मैच देखना चालू कर दिया इंटरनेट में। तो उस टाइम पर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क में जो आपका ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो क्या करेगा, दूसरी जगह से भेजना स्टार्ट करेगा। तो पैकेट स्विचिंग में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें एक चीज़ और है, डेटा का भेजना ज़्यादा पैकेट स्विचिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे आजकल की डेट में सारी चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन जनरली क्या है, डेटा यूज़ हो सकता है क्योंकि वहाँ लेटेंसी टॉलरेट कर सकता है। लेटेंसी का मतलब यह है कि अगर वो टाइम जो पैकेट एक सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में टाइम लगाता है, तो अगर मान लिया सपोज़ आप मूवी देख रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर मान लिया सपोज़ बीच का एक पैकेट नहीं पहुंचा और डिले करके पहुंचा, तो वॉइस कम्युनिकेशन है उसमें और बहुत ज़रूरी है। अगर पैकेट नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहाँ पर टॉलरेंस लिमिट, लेटेंसी सब कम से कम होनी चाहिए, वहाँ टॉलरेंस लिमिट लो है। तो लेकिन डेटा नेटवर्क में क्या होगा कि अगर डेटा नेट है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कुछ सेकंड आगे कुछ सेकंड पीछे पहुँचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें क्या है कि पैकेट स्विचिंग से डेटा को ज़्यादा भेजा जाता है, और क्या है कि डेटा अगर थोड़ी सी आगे पहुँचे पीछे पहुँचे, अगर ट्रैफिक में लो ट्रैफिक है तो उस एरिया से चले जाता है, अगर हाई बैंडविड्थ है तो दूसरे एरिया से चले जाता है। कई बार अगर नहीं जाए मींस कई बार बहुत हायर कंजेशन हो गया है उसमें, तो कोई थोड़ा सा डिले हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई लेटेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर मान लिया सपोज आपका वॉइस कम्युनिकेशन है तो उसमें स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और ट्रांसमिशन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें क्या है कि लेटेंसी मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। तो उस टाइम पर पैकेट स्विचिंग जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इंटरनेट जो है प्राइम एग्जांपल है पैकेट स्विच नेटवर्क का, और ये TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में बेस्ड होता है और सीरीज़ ऑफ राउटर्स लगे होते हैं इंटरनेट में, और वो उसके बैकबोन कहे जाते हैं जो राउटर्स हैं, और वो पैकेट को रिसीव करते हैं और उसे अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो TCP/IP को हम कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग सर्विस कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कनेक्शन कोई डिटरमाइन नहीं होता है, कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग सर्विस भी कहा जा सकता है, क्योंकि कनेक्शंस एक बार डेटा आपका चला गया तो वो कनेक्शंस परमानेंटली ओपन नहीं है। मालूम पड़ा आपके 700 डेटा एक जगह से चले गए तो वो ओपन नहीं है, फिर दूसरे कनेक्शन दूसरी जगह से चले जाएंगे। तो इस तरीके से काम करता है। अब क्या होता है, हैकर बैठा हुआ है और वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में बैठा है और वो पैकेट को हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो हैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मालूम पड़ा वो जिस नेटवर्क में बैठा है, अगर अहमदाबाद में वो बैठा हुआ है तो 700 पैकेट वहाँ आए और बाकी करोड़ों पैकेट कलकत्ता से निकल गए, तो वो 700 पैकेट हाथ में लेकर क्या करेगा? एक तो उसके पास इनक्रिप्शन भी अगर वो हो के पता हो तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये पैकेट स्विचिंग में हैकर के लिए काम बहुत वो है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है क्योंकि पैकेट्स आ जाएंगे। तो अगर पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के एग्जांपल देखें तो ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड एक है, फ्रेम रिलीज है, स्विच्ड SMDS यानी स्विच्ड मल्टी मेगाबाइट डेटा सर्विसेज है, X25 है। ये पैकेट स्विचिंग वैन टेक्नोलॉजीज़ के एग्जांपल हैं। तो इसमें इसको समराइज़ कर लेते हैं। जो पैकेट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग में इंडिविजुअल पैकेट्स जाते हैं, हम क्या है हर इंफॉर्मेशन भागों में डिवाइड कर देते हैं और उस इंफॉर्मेशन को क्या है बिट 0101 के बीच में इंफॉर्मेशन होती है फाइनली, और उस 0101 को हम एक 200 बाइट्स की का इंफॉर्मेशन फ्रेम्स में पैकेट्स में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो 200 बाइट्स तैयार हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लेयर 2 टेक्नोलॉजी काम करती है। लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर, उसमें क्या होता है हर एक में मैक एड्रेस डाल देते हैं, यानी कि किस कंप्यूटर में जानी है, जिस कंप्यूटर में जानी है उसका मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस लेयर 2 एड्रेस है, और हमने ये पढ़ा था कि जो मैक एड्रेस होता है वो हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है, यानी कि हर कंप्यूटर के लिए मैक एड्रेस यूनिक होगा। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है, जैसे हर मोबाइल का IMEI नंबर होता है वो यूनिक होता है, उसी तरीके से मैक एड्रेस भी यूनिक होता है। तो हर मैक एड्रेस जो है डेटा के में अटैच हो जाएगा। लेयर 2 टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाती है, डेटा लिंक लेयर की जाती है, फिर IP एड्रेस अटैच हो जाते हैं जो लेयर 3 है, नेटवर्क लेयर है। तो ये उसमें पैकेट्स
जो है पैकेट्स रिले कर दिए जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ और है कि एरर करेक्शन टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की जाती हैं ताकि पैकेट्स जो हैं जो पहुंच रहे हैं वो उसमें एरर ना हो। क्योंकि अगर आप इंटरनेट में अगर आप देखेंगे तो उसमें हज़ारों पैकेट्स होते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे पैकेट्स होते हैं जो ऐसे पैकेट्स होते हैं जो दूसरे पैकेट्स को डिस्ट्रक्ट भी करते हैं। तो आपका पैकेट जा रहा है रास्ते में, सपोज एक तरह से हाईवे देखिए, आपकी गाड़ी जा रही है, आपने यहाँ एक जगह से करोड़ गाड़ी भेजी और उधर से करोड़ गाड़ी आ रही है, तो उसमें कोलिजन भी होता है, आपकी गाड़ी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई और ख़त्म हो गई। तो जब डेस्टिनेशन में नहीं पहुंची तो वहाँ से पिंग आया, वापस आया, रिस्पॉन्स आया कि हे ये पैकेट आपका नहीं पहुंचा है, पैकेट सीक्वेंस नंबर ये पहुंचा नहीं है। और डेस्टिनेशन लोकल एरिया नेटवर्क आईपी ने पहुंचाया तो वहाँ पर किस कंप्यूटर में जाना है वो भी उसमें होगा, मैक एड्रेस भी होगा, तो वो किस कंप्यूटर में जाना है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में जाएगा। तो पैकेट्स यूजुअली स्मॉल होते हैं ताकि लोड कम हो स्विचिंग सर्किट्स में और क्विक ट्रांसमिशन हो। अगर प्रॉब्लम हो तो रीट्रांसमिशन फटाफट हो। अगर मान लीजिए सपोज उसने कहा कि एरर आ गया है और ये इतने पैकेट्स नहीं पहुंचे तो वो पैकेट्स वापस भेजे जा सकें, छोटे छोटे उसमें, इसीलिए पैकेट भेजे जाते हैं। तो इन पैकेट्स को एक करियर पैकेट स्विच नेटवर्क में प्लेस किया जाता है, यानी करियर्स में प्लेस किया जाता है। और दो पैकेट्स सेम नेटवर्क के एंटायरली डिफरेंट रूट ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस सेकंड में बेस्ट अवेलेबल रूट क्या है। अगर उस सेकंड में बेस्ट अवेलेबल रूट कोई था तो उससे जाएगा, और अगले सेकंड में ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, मालूम पड़ा आपका हाईवे है उसमें ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से हमें बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है एक रास्ता कलकत्ता से भी होकर जाए, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। लेकिन राउटर्स सारे ट्रैफिक को सुन लेते हैं, वो देख लेते हैं कि ट्रैफिक कहाँ कितना है और उसी के अनुसार पैकेट्स डिलीवर होते हैं। तो जहाँ ये समझ लीजिए कि ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि आज की डेट में जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्रीज़ में ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगे हुए हैं और वो ये बता देते हैं कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है और कार्स को बता देते हैं, तो कार्स दूसरी रूट ले सकती है। अगर कहीं पर ट्रैफिक जाम है बहुत भयंकर तो वहाँ पर पता चल जाता है उन्हें ऑटोमेटिकली, उनके पास कांस्टेंट कम्युनिकेशन आ रहा होता है। तो हर सेकंड में ये चेकिंग होती है और हो सकता है दो पैकेट्स हैं जो सीक्वेंस नंबर में एक के बाद एक हो, लेकिन एक पैकेट दूसरा रूट ले रहा है, एक पैकेट कोई और रूट ले रहा है, तो अलग अलग रूट ले सकता है। और फिर पैकेट आपके डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर रीअसेंबल करते हैं और जो डेडिकेट डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसको ये सारे पैकेट्स डिलीवर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्लाउड है। आप क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड वर्ड बहुत सुन रहे होंगे। क्लाउड का मतलब ये है कि जिस चीज़ में हम आगे की चीज़ का हमें कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल इस पब्लिक पैकेट स्विच नेटवर्क में ये हमें ये नहीं पता, हमें जानने की ज़रूरत नहीं कौन सा रास्ता है कौन सा रास्ता नहीं है, कहाँ से जाना है, पैकेट किधर जाना है, ये कस्टमर को इंटरेस्टेड नहीं है। वो केवल ये है कि पैकेट जाना है और कहाँ से किधर से जाना है करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पैकेट करियर में बैठेगा और उसके बाद करियर उसको जिस भी रास्ते से बेस्ट रास्ता है उससे ले जाएगा। तो ये बेसिकली इसको क्लाउड के रूप में डिपिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि क्लाउड में जो पब्लिक पैकेट स्विच नेटवर्क है उसे क्लाउड के रूप में डिपिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि क्लाउड में हमें ये नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ चीज़ें क्लाउड में हैं सारी की सारी। एक बार हमारा पैकेट चला गया, ये हमें ये मतलब नहीं कि लीज लाइन है तो हमारी ये लाइन का रूट ये है, या अगर मान लीजिए सर्किट स्विचिंग है तो पर्टिकुलर यहाँ से लाइन एस्टेब्लिश हुई, इसी जगह पर से हमारा डेटा कॉन्स्टेंटली, हमारे वॉइस डेटा या कोई डेटा है उसमें जा रहा है। हाँ, इंटरनेट में अगर हम पैकेट स्विचिंग में अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें कोई मतलब नहीं कि कहाँ से जा रहा है, किसी भी लाइन से जा सकता है, रैंडमली लाइन से जा सकता है। और इसमें क्या है, आपकी
स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होती है, यानी कि पैकेट 1 सेकंड के लिए एक जगह पर यूज़ करता है और उसके बाद कोई और पैकेट यूज़ कर सकता है, फिर तीसरा पैकेट यूज़ कर सकता है, आ जा सकता है, और ये तीनों पैकेट के डेस्टिनेशन बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज सबसे पहला ये है कि अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के मुकाबले देखेंगे तो एडवांटेज ये है कि आप कहीं भी डेस्टिनेशन आपका कहीं भी हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट में एक सिंगल डेस्टिनेशन होना चाहिए, इसमें कहीं पर भी आप भेजना चाहें भेज सकें। 1 सेकंड बाद कोई दूसरे जगह आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, भेज दीजिए। दूसरी वेबसाइट में जाना है, दूसरी में चले जाइए। हज़ारों वेबसाइट में जाना है, हज़ारों वेबसाइट्स में जा सकते हैं। तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिंगल डेस्टिनेशन की। दूसरी बात क्या है कि पैकेट जो है डेस्टिनेशन में किसी भी सर्विस से राउट हो सकता है। तो आप किसी पर्टिकुलर करियर या टेलको के साथ बंधे हुए नहीं हैं। आप कोई भी डेस्टिनेशन कहीं पर भी, आपको डेस्टिनेशन पहुंचने से मतलब है, किससे आप जा रहे हैं क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आपने रिलायबिलिटी ऑफ सर्विसेज ये सारी चीज़ें देखनी है। आपको पैकेट से भेजने से मतलब है, वो कोई भी भेजे। तो इसमें क्या होता है कि लो लेटेंसी होती है, लेकिन वो उसमें बेनिफिट ये होता है लो लेटेंसी में कि डेडिकेटेड सर्विस हम जैसे वेब सर्वर वगैरह इसमें लगा सकते हैं अगर हमारे पास सफिशिएंट बैंडविड्थ है, तो उसकी कॉस्ट कम होती है। क्योंकि हाई लेटेंसी सर्विस वगैरह देखेंगे, लीज लाइन देखेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो वेब सर्वर्स वगैरह हम लगा सकते हैं सफिशिएंट बैंडविड्थ हो। उसके बाद ये है कि कस्टमर जो है वो फ्लैट रेट्स नहीं पे करते हैं कि लीज लाइन वगैरह की तरह। इसमें क्या होता है कि बैंडविड्थ जितना यूज़ करें उतना एडिशनल चार्ज होगा, और जब एक प्राइमरी चार्ज दे दीजिए, उसके बाद क्या है पर ट्रांजैक्शन बेसिस चार्ज होगा कि जितने पैकेट्स भेजे उतना आपका चार्ज ले लिया जाएगा। तो अब हम लास्ट चीज़ पढ़ते हैं, वो है वैन वर्चुअल सर्किट्स। वैन वर्चुअल सर्किट्स क्या है? लॉजिकल पाथ है, और ये क्या है? रिलायबल कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं नेटवर्क्स के बीच में। 2 टाइप के हैं, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट्स और परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स। स्विच्ड वर्चुअल सर्किट्स जो है डायनेमिकली एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, यानी कि जब यूज़ हो तभी एस्टेब्लिश हो जाते हैं। स्विच्ड वर्चुअल सर्किट ऑन डिमांड एस्टेब्लिश होते हैं, और ऑन जैसे ही टर्मिनेट करना है टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा स्विच्ड वर्चुअल सर्किट्स टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसमें 3 फेजेस होते हैं कम्युनिकेशन के। पहले सर्किट एस्टेब्लिश होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा, और फिर सर्किट टर्मिनेट होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट फेज़ में क्या होगा कि वर्चुअल सर्किट क्रिएट किया जाएगा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, और डाटा फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, और डाटा ट्रांसमिशन होता है किसी जो डिवाइसेस के बीच में वर्चुअल सर्किट को यूज़ करते हुए। तो इसमें क्या होता है कि ये तब यूज़ किया जाता है कि जब 2 डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसमिशन बहुत कम हो रहा हो। अगर मान लिया सपोज़ आप कभी कभी गूगल यूज़ करते हैं, या आप कभी कभी वो कोई दूसरा वो यूज़ करते हैं, तो डेटा ट्रांसमिशन कम है। तो इसमें क्या होता है कि जिस टाइम पर यूज़ करेंगे उस समय बैंडविड्थ बहुत हाई होगी। तो बैंडविड्थ बहुत हाई होगी तो क्या होगा कि एसोसिएटेड कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन उनमें अगर हम डेडिकेटेड परमानेंटली एस्टेब्लिश वर्चुअल सर्किट यूज़ करेंगे तो अधिकतर टाइम तो हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो फिर हमारा जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा, हम बैंडविड्थ को घेर कर रखेंगे। जिस टाइम पर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं उस बैंडविड्थ को करेंगे तो अल्टीमेट कॉस्ट हाई हो जाएगी। तो जहाँ पर बहुत कम स्पोरेडिक यूज़ हो रहा है 2 डिवाइसेस के बीच में, 2 कम्युनिकेशन आपके सपोज 2 आपके ब्रांच ऑफिसेज हैं हेड ऑफिस के साथ, और किसी ब्रांच ऑफिस में कभी बहुत छोटी ब्रांच ऑफिस है, कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, मालूम पड़ा महीने के एंड में वो डिटेल भेजते हैं और कभी कभी बीच में अचानक यूज़ हो जाता है। तो उस ब्रांच में आप SVCs यूज़ कर सकते हैं, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब आपको यूज़ करना है तब वो एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट हो जाएगा और उसी के हिसाब से आप पैसा दे देंगे, और जिस समय आप यूज़ कर रहे हैं उस समय बैंडविड्थ यूजेज बहुत हाई होगा, क्योंकि उस टाइम पर जिस टाइम पर यूज़ करेंगे उसे फुल यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद जो है आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एक ब्रांच ऑफिस है जहाँ पर कम्युनिकेशन हर टाइम चल रहा है,
कांस्टेंट कम्युनिकेशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी साइट है, वहाँ पर आपने एक कैमरा लगा रखा है और कैमरे से कॉन्स्टेंटली पिक्चर्स आती जा रही हैं, कांस्टेंट पिक्चर्स आती जा रही हैं। वीडियो कैमरा से वहाँ पर साइट में CCTV लगे हैं, कांस्टेंट आती जा रही है। तो वहाँ पर क्या है, परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स आपको लगाना पड़ेगा। तो परमानेंट वर्चुअल सर्किट एक मोड होता है डाटा ट्रांसफ़र का, वो होता है परमानेंट यूज़ होता है। तो परमानेंट वर्चुअल सर्किट उस सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं जहाँ कांस्टेंट डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, यूज़ हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है कि बैंडविड्थ यूजेस कम भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CCTV को छोड़ दें और दूसरा वो कर लें। अगर मान लें सपोज एक कोई और डेटा है और डेटा जो है आप किसी ब्रांच से आप कहीं पर ATM मशीन लगी हुई है, तो ATM मशीन में से पैसा निकल रहा है, कांस्टेंट पैसा निकल रहा है, हर 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद पैसा निकलता है। तो वहाँ पर क्या है, परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स में क्या होगा, बैंडविड्थ यूसेज जो है वो कई बार लो होगा, क्योंकि कई बार क्या है जो 5 मिनट में आदमी आएगा या 5-7 मिनट में आएगा और वो डेटा यूसेज करेगा मुश्किल से 5 सेकंड के लिए, क्योंकि वो कार्ड डालेगा, उसका डेटा जाएगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो पासवर्ड डालेगा, उसका कुछ थोड़ा सा डेटा जाएगा, पैसा निकलेगा, वो इसमें हल्का सा डेटा जाएगा। तो बाकी टाइम पर बैंडविड्थ खाली रहेगी। तो बैंडविड्थ एसोसिएटेड इसमें कम होती है। बड़ी अजीब चीज़ है, परमानेंट वर्चुअल सर्किट में जो बैंडविड्थ यूज एसोसिएटेड ट्रांजैक्शन के साथ या उस सर्किट के साथ कम होती है। SVCs में हायर होती है, क्योंकि SVCs में हम छोटे टाइम के लिए यूज़ करते हैं, फुल बैंडविड्थ यूज़ करते हैं। PVCs में हम परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड वर्चुअल सर्किट है, तो वहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ATM है, वो जिस टाइम पर पैसा निकाल रहा है कॉन्स्टेंटली यूज़ हो रहा है, लेकिन टोटल मिलाकर बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी लो होती है। तो ये SVCs एंड PVCs हैं। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ हैं, WAN टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो और स्पेसिफिक हैं क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है, काफ़ी डिस्टेंस है। लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ी सी डिफरेंस है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में लोकल में ट्रांसफ़र करना है, एक एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन आपके पास हमेशा है, सिक्योर है। वाइड एरिया नेटवर्क में ना केवल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, डिस्टेंस में करना है, वहाँ पर कई चीज़ें देखनी है, कॉस्ट देखनी है, अगर लेटेंसी देखनी है। उसके अलावा ऐसा है कि क्योंकि ARPANET से ही इंटरनेट बना है, पब्लिक नेटवर्क वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जहाँ पर WAN में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उन केसेस में क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के अनुसार बने हुए हैं, तो वहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन जो है बड़े अलग ढंग से होता है। तो ये स्पेसिफिक चीज़ है। In case of any feedback, you can contact me at 9899123008. Thanks.